गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम संचयन से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको हरियर काका द्वारा हरियर काका की एक कहानी दी गई है जिसके लेखक है मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी हरियर काका के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हरियर काका को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और समाज के लोग जो हैं उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। मतलब जो लोग हैं उनके जो स्वयं के रिश्तेदार हैं वो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन्हें रिश्ते नाते की भी कोई परवाह नहीं है। इसके पिछले 2 भागों में हमने हरियर काका के बारे में और इसके बाद जो लेखक है वो गांव और ठाकुर बाड़ी के बारे में बता रहे हैं कि ठाकुर बाड़ी एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग मान्यता मांगकर पूरी पूजा आराधना के साथ अपना जीवन बसर कर रहे हैं। वे ये सोचते हैं कि हमारा जो भी कार्य हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, चाहे पुत्र प्राप्ति हो, चाहे मुकदमे में विजय हो, चाहे लड़की को क्या अच्छे घर में संबंध हो, ये सभी, या लड़के की नौकरी मिल जाना हो, ये सभी बातें अगर उनमें सफलता मिलती है तो वे ठाकुर जी की ही कृपा मानते हैं। वे यही उनका मानना है, उनका विश्वास यही है कि अगर अच्छी फसल हो रही है तो वो भी ठाकुर जी की कृपा से हो रही है, मुकदमे में जीत हो रही है तो वो भी ठाकुर जी के चलते हो रही है, लड़की की शादी जल्दी तय हो गई तो वो भी ठाकुर जी की, और इसीलिए लोग वहाँ पर पूजा आराधना करते हैं और ठाकुर जी को ही अपना सर्वा मानते हैं। और लोगों के मन में इतनी भक्ति भावना है कि वे धर्म से विमुख होकर चलना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ पर दिन रात भजन कीर्तन की आवाज़ गूंजती रहती है और गांव कभी कभी सूखे और बाढ़ की चपेट में भी आ जाए तो लोग वहाँ पर हरि कीर्तन शुरू करके ठाकुर जी की पूजा आराधना करते हैं। पर्व के त्यौहार और शुरुआत भी ठाकुर जी के नाम से ही होती है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे जन्म, शादी या जनेऊ का कोई अवसर हो, पहली भेंट ठाकुर जी के नाम पर होती है। और इसके बाद जो ब्राह्मण और साधु संत हैं वह कथा वाचन करते हैं और फसल का जो पहला भोग है वो भी ठाकुर जी के नाम चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही लोग अनाज जो है वो घर पर ले जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछले 2 भागों में। तीसरा भाग देखिए आप। परिस्थितिवश इधर हरियर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर 2 जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि मैं भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी जाता हूँ। वहाँ के कुछ लोग तो हैं जो ठाकुर बाड़ी जाया ही करते हैं, लेकिन मैं भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी जाता हूँ, लेकिन वहाँ के जो साधु संत और जो पुजारी हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काम धाम कुछ भी नहीं करते हैं और जो मंदिर के नाम जो भोग प्रसाद आता है वो खाकर दिन भर आराम करते हैं। हरियर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरियर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए, 2 की शादी हो गई। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की का करने लगा है, लेकिन हरियर काका की अपनी दह से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरियर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। अब हरियर काका बिल्कुल अकेले हैं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरियर काका ने इनकार कर दिया। वे इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरियर काका के 2 पत्नियां थी, लेकिन दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं थी और इसीलिए तीसरी शादी की भी बात भी कही गई, लेकिन ढलती उम्र के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया और अपने परिवार के साथ रहने लगे। हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघा खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, इसलिए शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में रहते आ रहे हैं। हरियर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी थी कि हरियर काका की अच्छी तरह सेवा करें। उस समय उन्हें समय पर नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक तो वे हरियर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें
कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झेलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरियर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। मतलब उनके कोई संतान नहीं थी, पत्नी भी नहीं थी, और जो भाइयों की पत्नियां थी कुछ समय तक तो उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी और बाद में उन्हें रूखा सूखा देने लगी। अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों की याद कर करके हरियर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरियर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। मतलब उनका जो भतीजा है जो शहर में नौकरी करता था, उसका एक दोस्त गांव आया, उसके स्वागत में बहुत अच्छा खाना बना। बीमारी से उठे हरियर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। मतलब भाइयों ने भी हरियर काका को खाने के लिए नहीं पूछा, खुद खाना खाकर खेतों में चले गए। अंत में हरियर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरियर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई, क्योंकि हरियर काका को वह सब व्यंजन खाने थे जो उनके भतीजे के दोस्त के लिए बने थे। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरियर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल दिए पड़े। समझ में नहीं हो रहा था कि मुफ्त में खिलाती हो तो मैं अपने मन की बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें से मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कम नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। अब हरियर काका है जो गुस्सा हो गए। वह कह रहे हैं कि इस घर में मैं बेसहारा या अनाथ नहीं हूँ। अगर मेरे जो खेत की जो उपज है वो इतनी आती है कि मैं 2-4 नौकर रख कर भी अपना जीवन बसर कर सकता हूँ। मुझे बेसहारा मत समझो, लेकिन अब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। उस दिन हरियर काका को बड़ा ही क्रोध आया और वह क्रोधित होकर, इस तरह से क्रोधित होकर अपने भाई की पत्नियों को बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, घर में इतने पकवान बनने के बाद भी हरियर काका को रूखा सूखा खाना परोस दिया। जबकि हरियर काका बीमारी से उठे थे, वह चाहते थे कि उन्हें भी वह सब व्यंजन मिले जो उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त के लिए बनाए। वह सब व्यंजन उन्हें भी मिलने चाहिए। इसलिए उस खाने को देखकर उनके बदन में आग लग गई। उन्होंने थाली फेंक दी और गरजते हुए बोले कि क्या तुम मुझे मुफ्त में नहीं खिला रही हो सब? इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। मेरे हिस्से की जो पैदावार है, मेरे हिस्से के खेत की जो पैदावार है वो इसी घर में आती है, और उससे मैं अगर 2-4 नौकर भी रख लूँ ना तो वह भी मुझे आराम से खिलाएगा, है ना। तो ये सारी बातें हरियर काका परेशान होकर बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो लेखक के ज़रिए हम इस बात को जान रहे हैं कि हरियर काका अपने घर वालों से भी कितना परेशान थे, और परेशानी में आकर उन्होंने ये सारी बात
कह दिए, क्योंकि उनके खुद की स्वयं की पत्नी जो थी वो तो मर गई थी और उनके स्वयं की कोई औलाद भी नहीं थी, और भाइयों के बच्चों के साथ वह अपना जीवन बिताते थे, लेकिन वह भी उनकी परवाह नहीं किया करते थे। धन्यवाद।